तो ये थोड़ा अप्रोच के बारे में मैंने आपसे कहा कि अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए पढ़ाई के लिए। ऑन कंसोलिडेशन क्वेश्चन, पहले बैलेंस शीट 10-12 क्वेश्चंस, फिर बाद में P&L 10-12 क्वेश्चंस, एंड फिर अल्टरनेट बैलेंस शीट P&L, बैलेंस शीट P&L। तो आपके 20 to 24 क्वेश्चंस 2 बार सॉल्व हो जाएंगे बैलेंस शीट के, ठीक है। सो दिस विल रिड्यूस योर टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन सिग्निफिकेंटली। ये सिग्निफिकेंटली आपका टाइम रिक्वायरमेंट कम करेगा, मैं आपको बताता हूं। सो उसको फॉलो कीजिए एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जून 2022 का, पढ़ेंगे इसे। मैं हाईलाइट करता हूं जैसे जैसे पढ़ूंगा। अल्फा, अ पेरेंट विथ 1 सब्सिडियरी, एक ही सब्सिडियरी है। बीटा is preparing for the CFS as on 31st March 20x5. Following exhibits are available on the left hand side of the screen, provide information relevant to the question. तो ये एग्जिबिट आपको मिलेंगे, मैंने लिखे हैं कि क्या क्या है, बट आपको एग्जामिनेशन में वो सामने पहले स्क्रीन में मिलेंगे, फिर बाद में एग्जिबिट 1 में जाओगे। यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, मैं आपको बता रहा हूं। दिक्कत ये आती है कि क्वेश्चन पूरा एक साथ दिखता नहीं है आपको। पहले कैसे था, क्वेश्चन पेपर है, ये पेपर पे था तो आप पूरा क्वेश्चन देख पाते थे, पीछे एडजस्टमेंट है, आगे जाके चेक करोगे आप कहां से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। कुछ मार्किंग करना है तो पेंसिल से मार्किंग करोगे, आगे जाओगे पढ़ोगे, क्रॉस रेफरेंसेस लगाओगे। यहां पे वो प्रॉब्लम है। ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा हाउ टू नेविगेट। मैं कोई मेथड नहीं बता सकता आपको। यू विल बी द बेस्ट जज फॉर योर ओन मेथड। विंडोज कैसे स्टैकअप करनी है, एंड विंडोज मतलब क्या, एक एग्जिबिट का एक विंडो अलग रहता है। तो एग्जिबिट नंबर 1 आएगा यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो एक विंडो पे दिखेगा। दूसरा विंडो दिखेगा अल्फाज इन्वेस्टमेंट्स इन बीटा, तो पहले इसमें ये दिखेगा विंडो में, दूसरे विंडो में ये इंफॉर्मेशन दिखेगा एग्जिबिट 2, तीसरे विंडो में ये दिखेगा एग्जिबिट 3, एग्जिबिट 4 चौथे विंडो में दिखेगा, ये 5वें विंडो में दिखेगा एग्जिबिट 5। तो ये अलग अलग विंडोज हैं। जनरली आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो पूरा एक साथ पहले पढ़ के लेना है। आपको कुछ लिखना है तो आपको स्क्रैच पैड मिलेगा, उसके ऊपर आप लिख लीजिए, या तो ऑनलाइन कुछ नोटपैड रहेगा, उस नोटपैड पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे कुछ लिख सकते हो, कुछ नोटिंग कर सकते हो। नोटिंग करने से आपको कुछ चीजें ध्यान में रहती है। तो आपको अगर फिजिकल रिमोट बेस्ड एग्जामिनेशन है तो आपको स्क्रैच पैड फिजिकली अवेलेबल नहीं होता। वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद आपको फिजिकल स्क्रैच पैड अवेलेबल होता है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट इट इन केस ऑफ रिमोट एग्जामिनेशन। आपके हाथ में नहीं होता वो, आपको यहां पे ऑनलाइन जो स्क्रैच पैड रहेगा नोटपैड जैसे, वहीं पे एग्जामिनेशन यूटिलिटी में स्क्रैच पैड रहता है, वो वाला आप यूज कर सकते हो। वी आर नॉट यूज टू इट, सो यू हैव टू गेट यूज टू इट। जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कल ही मैंने आपको बताया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, इट्स अबाउट प्रैक्टिसिंग द एग्जामिनेशन टेक्निक। तो वो उसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एक एक एग्जिबिट हम पढ़ेंगे। लिखा यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट दिया है हमें, एसओएफपी ऑफ अल्फा एंड बीटा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दिया है 31 मार्च 20x5 का। अल्फाज इन्वेस्टमेंट्स इन बीटा, इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स दिए हैं उन्होंने, विच आर रेलेवेंट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है जो एग्जिबिट 3 में दिया है। एग्जिबिट 4 में पावर प्लांट जो अल्फा कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इन कंस्ट्रक्शन पावर प्लांट ऑफ अल्फा, तो उसमें कुछ जनरली ऐसे रहता है कि उसमें कुछ कैपिटलाइजेशन सही नहीं हुआ, कुछ गलतियां हुई है, तो उसको करेक्ट करके हमें उसका डेप्रिसिएशन और ये सब सही करना होता है। उसका कंसोलिडेशन से कोई लेना देना नहीं है। कंसोलिडेशन प्रोसीजर आपकी पॉइंट नंबर 3 तक हो गई, 1, 2 एंड 3, 3 एग्जिबिट्स पहले। उसके बाद के जो 2 पॉइंट्स है, कन्वर्टिबल लोन्स, ये अल्फा ने लोन लिया है, ये IFRS 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है, और पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है IAS 16 से रिलेटेड। तो ये 2 क्वेश्चन, ये जो 2 पॉइंट्स है 4 एंड 5, ये इंडिविजुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बट अलॉन्ग विथ फर्स्ट 3 पॉइंटर्स कंसोलिडेशन के साथ इसको भी आपको इफेक्ट देना है, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन भी कभी आइसोलेशन में नहीं आता, इट कम्स अलॉन्ग विथ द अदर टॉपिक्स जो
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट से रिलेटेड भी यहां पे एडजस्टमेंट आ सकता है, एम्प्लॉय बेनिफिट से भी यहां पे एडजस्टमेंट आ सकता है। तो वो कंसोलिडेशन से रिलेटेड नहीं है पर से, इट इज अ नॉर्मल स्टैंड अलोन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट बैलेंस शीट में उसको हमें इफेक्ट देना है इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट्स इट। अप्रोच कैसे चाहिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, रीड द क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं लिखूंगा नहीं एज सच यहां पे, बट अदरवाइज यू शुड कीप दिस इन माइंड। ये हमारा बैलेंस शीट रहेगा, ये पर्टिकुलर नोट नंबर एंड दीज आर फॉर अमाउंट्स। तो ये हम पहले फॉर्मेट बनाएंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद, फॉर्मेट क्या है, जो यहां पे दिया है वही फॉर्मेट है, और थोड़ी ना कुछ अलग बनाएंगे हम। उसमें बस कुछ एडिशनल लाइन आइटम्स आएंगे, एनसीआई आएगा, गुडविल आ सकता है, तो ये कुछ चीजें आएगी। यहां से अमाउंट्स, मैं स्टेप्स जनरली नहीं लिखता, बट ये ध्यान में रहना चाहिए आपको। जनरली फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, read the question carefully. Second, prepare the format. फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, फॉर्मेट प्रिपेयर करके पोस्ट द अमाउंट्स, जो बैलेंस शीट में अमाउंट्स दी है, फॉर्मेट अलोंग विथ वर्किंग नोट्स में यहां पे लिखता हूं, अलोंग विथ वर्किंग नोट्स। तीसरी बात यहां पे आपको ध्यान में रहनी चाहिए, आपको जो करना है, इट इज पोस्ट ईच सिंगल अमाउंट इन क्वेश्चन टू SOFP फॉर्मेट और इन वर्किंग नोट। हर एक अमाउंट यहां की आपने जो फॉर्मेट बनाया है उस फॉर्मेट में आपको पोस्ट करना है। मतलब पीपीई का अल्फा प्लस बीटा अमाउंट आएगा फॉर्मेट में या वर्किंग नोट में, उससे रिलेटेड वर्किंग नोट है तो वर्किंग नोट में। इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट की है, ये किस लिए हम यूज करते हैं, इन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, दिस इज कंसिडरेशन पेड, कॉस्ट है इसमें, ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। तो इसको हम यूज करते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो वहां पे हम उसका यूज करेंगे। तो ऐसे हम पोस्ट करते जाएंगे। फोर्थ, उसके बाद में रीड द एडजस्टमेंट्स एंड गिव इफेक्ट्स। क्लोज द वर्किंग नोट्स। टोटल ये आपका जनरली अप्रोच चाहिए, ये आपका जनरली अप्रोच चाहिए। उसमें से 3 से 4 वर्किंग नोट्स जो रहेगी वो बहुत कॉमन रहेगी, 4 वर्किंग नोट्स। तो वो कौन कौन से वर्किंग नोट्स हैं हम देखेंगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो एक के बाद एक मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि अप्रोच किस तरीके से करना है। पहला काम करेंगे हम, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हम क्वेश्चन रीड करेंगे और अगर वहां पे कुछ नोटिंग्स है, कुछ मार्किंग्स है, तो मार्किंग्स करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट an extract of the SOFP of alpha and beta on 31st March 20x5। तो लिखा है नॉन करंट एसेट्स पीपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का एग्जिबिट 2 और 4 पीपी का, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एग्जिबिट 2, करंट एसेट्स उसमें इन्वेंट्री से रिलेटेड है तो एग्जिबिट 3 इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स और इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग, ट्रेड रिसीवेबल्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नो एडजस्टमेंट्स,
share capital, retained earnings, other components of equity, non-current liabilities, long-term borrowings, exhibit 4 and 5, deferred taxes, then your trade payables, current tax payables, and then total. अब एडजस्टमेंट्स पढ़ते क्या हमें करनी है. Exhibit 2, Alpha's investments in Beta. Details of Alpha's investments in Beta which are relevant to the question. On 1st April 20x3, Alpha acquired 80 million shares in Beta. पहले तो बीटा के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं देखो, कितने हैं. बैलेंस शीट में जाइए, बीटा के शेयर्स यहां पे दिख रहे हैं 1 लाख, मतलब ये 100 मिलियन है. यहां पे अमाउंट्स देखेंगे तो आप इन थाउजेंड्स है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यहां अमाउंट थाउजेंड्स में दी है एंड एडजस्टमेंट्स में हमेशा मिलियंस में रहता है. सो 80 मिलियन इज 80,000 करेक्ट. हम जब लिखते हैं ना मिलियन, फॉर एग्जाम्पल 80 मिलियन मतलब 60, 80 मिलियन मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये 80 मिलियन मतलब 8 करोड़ से रिलेटेड आता है. ठीक है. सो उसका 80 मिलियन मतलब 1000 में अगर कन्वर्ट करें हम, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000. तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सिर्फ बताने के लिए है. तो 80,000. सो 80 मिलियन हमारे लिए यहां पे रहेगा 80,000. ठीक है. ये रेशो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए. ठीक है ना. तो यहां पे शेयर से उसके 1 लाख, उसमें से 80,000, मतलब ये 1 मिलियन में से 100 मिलियन में से, आई एम सॉरी, 100 मिलियन में से हमने जो परचेस किया या एक्वायर किए वो किए 80 मिलियन, मतलब 80% शेयर मैंने एक्वायर किया. ऑन 1 अप्रैल 20x3 हम बैलेंस शीट करें 20x5, 2 साल पहले की बात है ये ध्यान में रखना. एंड गेन कंट्रोल ऑन बीटा. अल्फा मेड अ कैश पेमेंट ऑफ 160 मिलियन टू द फॉर्मर शेयर होल्डर्स ऑफ बीटा. यहां पे इन्वेस्टमेंट कितने में दिख रही है, 170. कैश पेमेंट दिया है कितना, 160 का. यहां पे दिख रहा है 170 का. अब मुझे चेक करना है आगे क्या दिया है. द फॉर्मर शेयर होल्डर्स ऑफ बीटा ऑन 1 अप्रैल 20x3, अल्फा इंकर्ड एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन जो इसमें ऐड की गई है. तो 160 में 10 मिलियन ऐड किया है, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट कितने में दिख रही है, यहां पे 170 में दिख रही है. बट जब आपको याद रहेगा बिजनेस एक्विजिशन की स्टेप नंबर 3 में हमने इसके रिलेटेड बात की थी, तो हमने किया था यहां पे तो सही है, ये तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बिल्कुल करेक्ट है. बट जब हम इसका कॉग्निजेंस लेते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल, तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उससे निकाल के P&L में एक्सपेंस आउट करनी होती है. तो मुझे ये 10 मिलियन जो है, ये 10 मिलियन यहां से निकालना पड़ेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स से रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो रिटेन्ड अर्निंग्स में है. करेक्ट. उसका इंपैक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना चाहिए, तो वहां से मैं रिड्यूस करूंगा मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स से 10 मिलियन वहां से. अब ये 160 मिलियन सिर्फ मैं कंसिडर करता हूं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. गुडविल कैलकुलेशन कैसे होता है, परचेस कंसिडरेशन पेड पेएबल प्लस एनसीआई माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. एम आई राइट? यस सर. तो उसमें से ये 160 मिलियन का एक पोर्शन यहां पे मिला है, और कुछ है क्या चेक करना पड़ेगा. डेफर्ड क्रेडिट है क्या, कंटिंजेंट कंसिडरेशन है क्या, जो यहां पे कंसिडर नहीं किया तो चेक करना पड़ेगा. हो सकता है इसमें हो तो हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े, बट नहीं है तो करना पड़ेगा. तो पढ़ते हैं. Alpha incurred acquisition cost of 10 million and has presented the total cost as a part of 170 million as investments in equity instruments. A condition of a purchase agreement was that Alpha would make a further cash payment of 66.55 million to the former shareholders of Beta on 31st March 20x6. अगले साल, इस साल भी नहीं, हम बैलेंस शीट करें 2005 का, 2006
2025 पकड़े, 2026 पकड़ी, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो 2000x6 में ये पे करना है अगले साल में। तो इसका मतलब दिमाग में बात बिल्कुल इमीडिएटली क्लियर हो जानी चाहिए, आपके इंडिकेशंस इमीडिएटली इंडिकेटर्स लगने चाहिए कि यहां पे कंटिंजेंट कंसिडरेशन है। am I right? यस ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन लाइबिलिटी दिखनी चाहिए। तो दिखाई है क्या, चेक करते है क्या दिखाई वाली। तो क्या लिखा है, अल्फा हैज नॉट मेड एनी एंट्रीज इन इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो मतलब इसका कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं किया है, तो मतलब हमें करना पड़ेगा। तो 160 मिलियन में ये इंक्लूड करना पड़ेगा इसका फेयर वैल्यू, क्योंकि कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्या होता है, फेयर वैल्यू पे इंक्लूड होता है। am I right? देन इसको फेयर वैल्यू करना है तो मोस्ट लाइकली मेथड या वॉट एवर इट इज, सो उन्होंने दिया रहेगा आगे, अल्फा हैज नॉट मेड एनी एंट्रीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस डेफर्ड पेमेंट। कंटिंजेंट कंसिडरेशन नहीं, आई एम सॉरी, मैंने बिना पढ़े आपसे कह दिया कि ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन है, ये डेफर्ड पेमेंट है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा और इसका पेएबल भी लिखना पड़ेगा। कंटिंजेंट कंसिडरेशन में फेयर वैल्यू होता था, वो देने के चांसेस कितने हैं बेस्ड ऑन दैट हमें वो कंसिडर करना पड़ता था, बट यहां पे डेफर्ड पेमेंट है तो लगभग सिमिलर ही मेथड रहेगा। तो ये 10% पर एनम का मैं कंसिडर करता हूं इंटरेस्ट रेट, एंड अकॉर्डिंगली उसका फैक्टर दिया है यहां पे। ये मुझे एज ऑन 3 साल पहले वाला कंसिडर करना है, उसको अनवाइंड भी करना है, तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी आएगा, लाइबिलिटी भी बढ़ेगा, लाइबिलिटी प्रेजेंट होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा। तो ये दोनों एडजस्टमेंट्स मुझे कंसिडर करनी पड़ेगी। पहली तो कंसिडरेशन में ये ऐड होगा एट अ प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड इसका लाइबिलिटी क्रिएट होगा, तीसरा इसका अनवाइंडिंग होके इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा। ये 3 चीजें यहां पे है, ठीक है। तो मेरा कंसिडरेशन यहां पे पूरा हो गया, कंसिडरेशन पेड पेएबल। आगे लिखा है ऑन 1st April 20x3 बीटा हैज अ रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 60 मिलियन एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी 20 मिलियन। ये किस लिए दिए है, कब के दिए है, 1st April 20x3 क्यों दिए रहेंगे ये? हमें गुडविल कैलकुलेट करते वक्त फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन चाहिए। am I right? डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 1st अप्रैल। करेक्ट। अब 1st अप्रैल मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो दैट इज दी नेट एसेट्स उस दिन के चाहिए मुझे, करेक्ट। अब नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू मुझे कहां पता है, मेरे पास जो बैलेंस शीट है ये कब का बैलेंस शीट है, 31 मार्च 20x5 का है, मुझे तो 2 साल पहले वाला चाहिए। हाउ डू आई गेट दैट इंफॉर्मेशन, हाउ डू आई अराइव एट नेट एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन? तो बात बिल्कुल दिमाग में रखिए, आप सब लोग ध्यान से देखिए। हमने जब इसके पहले भी कुछ काम किया था नेट एसेट्स फाइंड आउट करने का, तो नेट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑल एसेट्स करंट नॉन करंट प्लस ऑल लाइबिलिटीज करंट नॉन करंट इज इक्विवेलेंट टू योर इक्विटी। am I right? This equity is nothing but net assets. So net assets can be represented by total equity. Am I right? तो यहां पे अगर 1 अप्रैल 2003 की 2000x3 मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन अगर मुझे शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स और अदर इक्विटी दिया जाए, तो एज गुड एज मेरे पास नेट एसेट्स है उस दिन की, बट वो बुक वैल्यू रहेगी, करेक्ट। वो क्या रहेगी, बुक वैल्यू रहेगी। इस अमाउंट्स में अब यहां पे शेयर कैपिटल की अमाउंट दी नहीं है, बट शेयर कैपिटल की अमाउंट जनरली चेंज नहीं होती, तो यहां पे जो शेयर कैपिटल है ये कंटिन्यू रहेगा, बट रिटेन्ड अर्निंग्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी 80 एंड 20 मिलियन रिस्पेक्टिवली, ये कितने थे, 60 एंड 20 मिलियन रिस्पेक्टिवली ये थे। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये चेंज होता है, बट शेयर कैपिटल चेंज नहीं होता। तो शेयर कैपिटल प्लस existing share capital as on today itself it was same as earlier as on the date of acquisition। तो वो share capital plus as on the date of acquisition अगर ये retained earnings and other components of equity में ऐड कर दूं, तो मेरे पास book value of net assets ready हो गई, correct, as on the date of acquisition। बट मुझे क्या चाहिए, fair value चाहिए।
तो नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे, वो लिखा रहेगा, रहता ही है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपको रिटेन अर्निंग्स, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी प्लस शेयर कैपिटल विल रिप्रेजेंट द book value of net assets as on the date of acquisition. If you adjust fair value difference in this amount, you will get fair value of net assets as on the date of acquisition. बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हमेशा आपको करना पड़ेगा, and this is indirect way of calculating fair value of net assets. रियल लाइफ में तो आपके पास फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के लिए परचेस प्राइस एलोकेशन का रिपोर्ट रहेगा, जैसे मैंने आपको कहा था, वो जो वैल्यूअर देता है वो, बट यहां पे नहीं, यहां पे हमें इस इंफॉर्मेशन को लेके कैलकुलेशन करना पड़ेगा. इंफॉर्मेशन दिया है, ऑन 1st April 20X3 द फेयर वैल्यूज ऑफ बीटाज आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स and liabilities were same as their carrying amount in the individual financial statements of Beta, with exception of property, plant and equipment, which had a carrying value of 160 million, which it had a fair value of 190 million. मतलब 30 million का fair value हमें इस अबाउट ऊपर वाली एडजस्ट उस अमाउंट में एडजस्ट करना पड़ेगा. So share capital plus retained earnings of 60 million plus other equity component of 20 million plus this 30 million would be equivalent to the fair value of net assets. Are you with me everyone? Yes. इसी डिफरेंस इन फेयर वैल्यू में आपको एक डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो हमने कल देखा था. सो 30 मिलियन इज द डिफरेंस, क्योंकि कैरिंग वैल्यू 60 मिलियन 160 मिलियन है. फेयर वैल्यू जो मैंने यहां पे सीएफएस में पकड़ी है वो 190 मिलियन है. इसका मतलब 30 मिलियन इज द डिफरेंस. दैट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन टैक्स बेस एंड कैरिंग वैल्यू. तो उसके ऊपर मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा ना. अब ऐसे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्यों? टैक्स बेस कम है, कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, डिडक्शन में अमाउंट टैक्स बेस का कम अवेलेबल है, तो फ्यूचर में करंट टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा. इट गिविंग राइट्स टू टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस. सो दैट इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. On 1st April 20X3 the useful life of this plant PP was 5 years. 5 साल का यूजफुल लाइफ. ये क्यों दिया है? क्योंकि ये सब्सिक्वेंट ईयर में 2 साल बाद 2 साल का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करके मुझे आज कंसोलिडेशन करना है. तो आज मुझे ये जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेट एसेट्स दी गई है 185, ये बीटा की बुक्स की कैरिंग वैल्यू है, यहां पे भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करके डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट लेना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी एबल टू कंसोलिडेट दिस. आर यू विथ मी एवरीवन? Fair value adjustments should be regarded as temporary differences for the purpose of computing deferred tax. The relevant income tax for this purpose is 20%. मैंने कहा था ये आएगा ही आएगा. Any question of consolidation. Directors of Alpha measured NCI in Beta on 1st April 20X3 at its proportionate share of net assets. There has been no goodwill impairment since the date of acquisition. Intra-group trading and details of intra-group trading. तो ये एडजस्टमेंट अपना पूरा एक साथ हो सकता है. सब आपका गुडविल और ये सब कैलकुलेट हो जाएगा. इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन. Since 1st April 20X3, Alpha has been supplying Beta with a product. Alpha supplies markup of 20%. Alpha applies markup of 20% to its production cost when establishing an invoiced price for the sale of the product on Beta. 20% of its production, so at cost. So यहाँ पे लिखा है on 31st March 20X5, inventories of Beta included 25%. Sorry, $24 million. 24 मिलियन की इन्वेंट्री इसकी बुक्स में अभी भी है. ये सेलिंग प्राइस है. 20% मार्कअप ऑफ कॉस्ट, तो इट्स 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस. ठीक है.
तो हमें वो कंसिडर करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो हम उस वक्त जाएंगे और उस वक्त कैलकुलेशन करेंगे इसका। तो 20% ऑफ कॉस्ट, ये 20% ऑफ कॉस्ट है, मतलब 100 रुपए कॉस्ट है तो 120 विल बी द सेलिंग प्राइस। दिस इज इक्विवेलेंट टू 120। दिस इज इक्विवेलेंट टू 120%। ऑलराइट, तो इसको मुझे 100% पे लाना है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। ये इसके इफेक्ट क्या क्या जाएंगे इस एडजस्टमेंट के? एक इफेक्ट जाएगा, सॉरी, आपका एक इफेक्ट जाएगा इसका, इन्वेंट्री से रिडक्शन होगा। प्रॉफिट किसे हुआ है यहां पे बताइए? हु हैज, हाँ, अल्फा को अल्फा को अल्फा को अल्फा की रिटेन अर्निंग्स में से ये प्रॉफिट माइनस होगा। इसका बाइफर्केशन करने की जरूरत नहीं है। हैड दिस इन्वेंट्री बीन सोल्ड बाय बीटा टू अल्फा, तो इन्वेंट्री में से तो प्रॉफिट रिड्यूस होगा। इन्वेंट्री तो वैसे भी कंसोलिडेटेड इन्वेंट्री रहेगी बैलेंस शीट में, लेकिन प्रॉफिट जो रिड्यूस होगा वो रिडक्शन होगा बीटा का। तो उसमें रिडक्शन जब हम करेंगे तो दोनों जगह पे इंपैक्ट देना पड़ेगा, एनसीआई एंड ओनर्स ऑफ पेरेंट। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है बीटा को और बीटा का प्रॉफिट हम दो जगह एलोकेट करेंगे। एनसीआई को भी एलोकेट करेंगे उनका शेयर, और बाकी जो हमारा है वो हमें एलोकेट करेंगे ओनर्स ऑफ पेरेंट के लिए। वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हम रिटेन अर्निंग्स में लेके जाएंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सब्सिडियरी। तो उस प्रॉफिट में से मेरा शेयर रिड्यूस होगा और एनसीआई के प्रॉफिट में से उनका शेयर रिड्यूस होगा, हैड इट बीन अपस्ट्रीम। बट ये डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ अल्फा का ही प्रॉफिट रिड्यूस होगा, यहां पे बीटा का प्रॉफिट नहीं है, एनसीआई को एलोकेशन कुछ नहीं होगा। आर यू विथ मी ऑन दिस एवरीवन? यस हमने उस वक्त बहुत अच्छे से डिस्कस किया था लास्ट वीक, इंट्रा कंपनी इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स के दिन ना। पावर प्लांट, अब ये यहां तक कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स हो गई, इतना ही है कंसोलिडेशन। अब बाकी जो है ये 16 का है और ये IFRS 9 से रिलेटेड है। नंबर 4, पावर प्लांट डिटेल्स ऑफ अल्फा's कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 20x5. On 1st August 20x4, Alpha began construction of a power plant. The construction cost was 60 million and the construction was complete on 30th November. कितने दिन लगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने 4 महीने। Plant was available for use from that date. Following the formal opening ceremony, the plant brought to use from 1st January 20x5. Is this date relevant by any chance? No, No. no, No, sir. no, no. Absolutely useless information for us. Do not. just to confuse us. Yes, it is to confuse us. हाँ, तो useless नहीं कह सकते, इसका यूज है हमें कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है? तो उसे कंसिडर मत कीजिए। अल्फा एस्टिमेटेड दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट वाज 10 years. तो इसका लाइफ 10 years फ्रॉम दिस डेट। विच डेट? 30th November, द डेट फ्रॉम विच इट इज अवेलेबल फॉर यूज। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं 31st March 20x5। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? On 1st July 20x4, Alpha borrowed funds of 60 million to finance the construction of the power plant. The interest payable on its borrowing was 8% per annum, payable in arrears on 30th June each year. On 31st March 20x5, the PP of Omega incorrectly included 62.01 million in respect of power plant made up as follows. मतलब ये गलती किया है इन्होंने। टोटल मेरे जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो कितनी की अमाउंट है? 380,000, मतलब 380 मिलियन का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है अल्फा का। उसमें 62 मिलियंस जो है ये
पावर प्लांट का है आउट ऑफ 380, जिसका कैलकुलेशन गलत हुआ है। कैसे गलत हुआ है? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 60, फाइनेंस कॉस्ट जो है, ये फाइनेंस कॉस्ट उन्होंने कैलकुलेट कैसे किया? 60 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। कंस्ट्रक्शन को लगे 4 महीने और मैंने पूरा का पूरा इंक्लूड कर लिया। दिस इज नॉट करेक्ट। ये पूरा चेंज करना पड़ेगा, ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4 महीने के अलावा जो बाकी के 5 महीने हैं उसका पूरा पूरा इंटरेस्ट कॉस्ट मुझे एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा रिटेन्ड अर्निंग, मतलब पीएनएल में। बट हम पीएनएल नहीं बनाते, पीएनएल का इंपैक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा पेरेंट के, तो पेरेंट के रिटेन्ड अर्निंग्स में से मुझे वो रिड्यूस करना पड़ेगा। सो जो यहां पे कैपिटलाइज किया है 62.010 में, ये यहां से रिड्यूस करना पड़ेगा 5 महीने का इंटरेस्ट और रिटेन्ड अर्निंग्स में जाके रिड्यूस करना पड़ेगा। इसके बाद में डेप्रिसिएशन 3 महीने का ही दिया है। कैसे 3 महीने? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहां पे भी गलती है, अपने को डेप्रिसिएशन 4 महीने का प्रोवाइड करना है। तो ये एडजस्टमेंट्स करके करेक्ट अमाउंट हमें इंक्लूड करनी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। इसके मार्क्स कंसोलिडेशन से इसका कोई वास्ता नहीं है। कन्वर्टिबल लोन, convertible loan details of new convertible loan taken out by Alpha on 1st April 20X4 इसी साल लिया है, ज्यादा समय नहीं हुआ, साल की शुरुआत में। On 1st April 20X4 Alpha borrowed 80 million. Alpha borrowed 80 million. The interest payable on the borrowing is 5% per annum. पेबल इन एरियर्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर, मतलब इस साल अभी पे करना पड़ेगा। अल्फा रिकॉर्डेड द फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 4 मिलियन, मतलब डायरेक्टली किसके ऊपर कैलकुलेट किया? 80 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 4 मिलियन। am I right? 80 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5%, 4 मिलियन 31 मार्च को रिकॉग्नाइज किया है उन्होंने, वो पीएनएल में गया रहेगा। फाइनेंस कॉस्ट and included 80 million in respect of the borrowings in long term borrowing, तो long term borrowing में 80 million already recorded है। The principal sum of 80 million together with any accrued interest due is repayable on 31st March 20X9। कितने साल का है? मतलब 5 साल। 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9। Correct? 5, 6, 7, 8, 9, 5 साल। Everybody is with me? The lender have an option to receive shares of Alpha on 31st March 20X9 as an alternative to receiving the repayment of the principal amount. If the option were not available, then lenders would require an annual interest of 7%. ठीक है? इसका मतलब दिस इज अ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एवरीबॉडी इज विथ मी? तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल IAS 32 का, IFRS 9 का भी कोई सवाल नहीं है, पर से दोनों चीजें आ जाएगी। मेजरमेंट से रिलेटेड बात है IFRS 9, बट अदरवाइज इट इज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट विल बी ऑफ IAS 32 क्वेश्चन। ठीक है? तो इन्होंने हमें नीचे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए विद 5% एंड 7%। विल हैव टू यूज इट एंड फाइंड आउट फेयर वैल्यू ऑफ दिस 80 मिलियन बोरोड फंड्स। एक हिस्सा जाएगा उसका इक्विटी में, जो फेयर वैल्यू आएगा वो विल मेजर दैट एज ऑन 1st of April 20X4, उसको अनवाइंड करेंगे फॉर 1 साल के लिए विथ इंटरेस्ट ऑफ 7%। जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट हो गया है 4 मिलियन का, और बाकी जो हमने किया नहीं है उसको एडिशनली हमें एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा इन रिटेन्ड अर्निंग्स। गलती हुई है तो पहली गलती सुधारनी है और फिर नया रिकॉर्ड करना है। ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है? Requirement: using the information in Exhibit 1 to 5, prepare the consolidated statement of financial position of Alpha as on 31st March 20X5. Unless specifically referred in the exhibit, you should ignore deferred tax. तो deferred tax आपका जो इन्वेंट्री है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री, इसके ऊपर आपको deferred tax की जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, ऐसा उन्होंने कहा है। जहां लिखा है बाकी जगह इग्नोर कर दो। तो कहां लिखा है? सिर्फ फेयर वैल्यू की जगह आप ध्यान में रखो, बाकी जगह इग्नोर करो। ठीक है? विद दिस क्वेश्चन विल स्टार्ट। फर्स्ट, प्रिपेयरिंग द फॉर्मेट।
We have read the question. Now we will prepare the format. Then post each single amount in the question given on this balance sheet. We will post it to the format or to working notes. Then adjustments एक एक रीड करेंगे, एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करेंगे, वर्किंग नोट्स कंप्लीट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वर्किंग नोट क्लोज करके फिर बाद में हम टोटल लेंगे, तो बैलेंस शीट हमारा रेडी हो जाएगा. सो यहाँ पे हम लिखेंगे, मेरे साथ साथ कीजिए, बुक्स ऑफ अल्फा. सर हम लोग भी एक्सेल में करेंगे. मुश्किल जाएगा आपको एक्सेल में करने के लिए. दूसरा मशीन है तो ठीक है, अगर है मशीन तो आप एक्सेल में कीजिए, नहीं तो लिख लीजिए. कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31st March 20x5. Assets, then amount USD 1000 यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए. ये आपने इतना नहीं किया तो भी चलेगा, कोई मैंडेटरी बात नहीं है. एसेट्स में हम पहले करेंगे नॉन करंट एसेट्स. आपने शॉर्टकट लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. यहाँ पे आएगा पहला पीपी. इसका नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि वो हमने पढ़ा है डिटेल में, तो वहाँ पे एक पावर प्लांट है, उससे रिलेटेड कुछ बात करनी पड़ेगी. गुडविल आएगा, गुडविल. इसके बाद में हम लिखेंगे करंट एसेट्स. इन्वेस्टमेंट्स अभी फॉर्मेट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स आएगा नहीं, ठीक है. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर से यहाँ पे इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, नहीं तो आई वुड हैव रिटन इन्वेस्टमेंट्स. अब फॉर्मेट जो बनाएंगे तो हमें पता है पीपी के बाद यहाँ पे दूसरी कोई बात नहीं. एडिशनल कुछ अमाउंट आई तो उसके लिए एक लाइन खाली रखी है, बट गुडविल 100% आएगा. तो इन्वेस्टमेंट्स हम जब फॉर्मेट पोस्ट करने शुरुआत कर देंगे तब हम देखेंगे कि उसकी अमाउंट कहां लेके जानी है. तो इसके बाद इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. इसमें और कुछ अलग आएगा क्या? तो नहीं आएगा. करंट एसेट्स में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल एसेट्स. यहां पे बहुत सारी सब टोटल्स लिखी है, बट जरूरी नहीं कि आप सब टोटल्स करो, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में. इसीलिए मैंने कुछ लिखा नहीं कि टोटल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, टोटल ऑफ करंट एसेट्स, फिर बाद में टोटल एसेट्स. इतना कहां पे टाइम मिलेगा आपको. हम सब अमाउंट्स लिख देंगे, सबका टोटल एक ही कर देंगे, बात खत्म. यहां पे आएंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. यहां पे आएगा शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज. यहां जगह छोड़ दीजिए क्योंकि यहां पे एनसीआई आएगा. एनसीआई आएगा यहां पे क्योंकि ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो एनसीआई यहां पे आएगा. इसके बाद में वापस एक दो जगह छोड़ दीजिए, अगर कुछ है तो नहीं आएगा, बट छोड़ सकते हैं. नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके बाद डेफर्ड टैक्स,
कुछ एक आध जगह छोड़ दीजिए, एक दो जगह करंट लाइबिलिटीज लिखिए। लाइबिलिटी में आ सकती है यहां पे बात कंटिंजेंट कंसिडरेशन, अपार्ट फ्रॉम बोरोइंग्स। कंटिंजेंट कंसिडरेशन ही डेफर्ड कंसिडरेशन आ सकता है नहीं, आना आना ही है, वो लाइबिलिटी है, वो आएगी, तो वो लिख के रखिए। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड एंड other payables, then current tax payable, यहां पे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सब टोटल्स लेने की जरूरत नहीं, इतना समय हमारे पास नहीं रहेगा। यहां पे वर्किंग नोट्स, जो वर्किंग नोट्स आपको बनानी ही पड़ती है वैसे वर्किंग नोट्स हम बनाना शुरू कर देंगे। बाय डिफॉल्ट आपको पहला वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा, नेट एसेट्स ऑफ बीटा एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एज ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। ये दोनों चीजें आपको बनानी पड़ेगी। सो हम लिखेंगे पहला वर्किंग नोट, नेट एसेट्स ऑफ बीटा। यहां पे दो कॉलम्स लगेंगे हमें। दिस इज फर्स्ट, कौन सा है डेट ऑफ एक्विजिशन, 1 अप्रैल 2023। और यह रहेगा 31 ऑफ मार्च 20x5। ये 2 दिन की हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये कैलकुलेट करने की जरूरत इसलिए कि इस दिन की जो 1 अप्रैल वाली जो नेट एसेट्स है वो हमें काम में आएगी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, और ये नेटवर्थ हमें काम में आएगी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। अदरवाइज हमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं मिलेगा जिसका शेयर हमें एलोकेट करना है। सेकेंड वर्किंग नोट, थोड़ी जगह यहां पे छोड़ दीजिए, कुछ एक 10 लाइंस कम से कम, थोड़ा एलोकेशन के लिए भी जगह रखनी पड़ेगी, तो इसीलिए थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। सेकेंड, आप गुडविल बनाइए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए आप ये सेकेंड वर्किंग नोट बनाइए। ये सिंपल वर्किंग नोट रहेगी हमारी। इम्पेयरमेंट का अगर कुछ हमारे पास ये नहीं है, वर्किंग या एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये सिंपल सा एक एडजस्टमेंट रहेगा। इसके बाद आप बनाइए इंपॉर्टेंट वाली, इसमें ज्यादा मार्क्स रहते हैं ये वर्किंग नोट को, रिटर्न अर्निंग्स ऑफ अल्फा। ये सिर्फ अल्फा के रहते हैं, हम इक्विटी ऑफ बीटा वैसे भी कैलकुलेट नहीं करते, हम कैलकुलेट मतलब कंसोलिडेट नहीं करते। इसके बाद में अदर इक्विटी, जिसका हमें इंफॉर्मेशन है वैसे भी, इसमें कई सारी एडजस्टमेंट्स रहेगी। तो 4 नंबर, अदर इक्विटी ऑफ अल्फा। इसके बाद एनसीआई लगेगा ही लगेगा। अदर इक्विटी में ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, एक बस वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला जो इक्विटी कंपोनेंट रहेगा वो यहां पे आएगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये 5 हमें लगेगी। इसके अलावा
इसके अलावा एनसीआई कैलकुलेशन को छोड़ दीजिए, एक 2-3 लाइंस। यहां प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका एडजस्टमेंट हमें करना है, ये ध्यान में रखिए। एंड और एक एडजस्टमेंट हमें करना है, वो बाद में करेंगे, लेकिन पीपी का पहले करते हैं और फिर बाद में वो करते हैं। अभी उसका नंबर यहाँ पे लिखते नहीं है, बट शायद जरूरत आ पड़े। यहाँ पे 7 नंबर लिखेंगे, बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यहां पे एडजस्टमेंट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। एग्जिबिट 4 और 5 में जो इंफॉर्मेशन दी है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, तो वो हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो विद दिस विल स्टार्ट, देखते हैं एक एक हम टैक्स के लिए भी करेंगे क्या? क्या डिफर्ड टैक्स के लिए जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं उसका कैसे कैलकुलेशन करना है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कहां पे उसका एडजस्टमेंट करना है हमें। अब ये वर्किंग नोट्स बने, फॉर्मेट्स बने, अभी हम एक एक लाइन आइटम जो है वो पोस्ट करेंगे फटाफट से। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका वर्किंग नोट नंबर है मेरे पास 6 नंबर का वर्किंग नोट मैंने बनाया है। तो 6 नंबर के वर्किंग नोट में मैं जाता हूं, पीपीई, अल्फा प्लस बीटा, $380 plus $185, then next investments in equity shares of बीटा, तो ये जाएगा मेरा गुडविल कैलकुलेशन में, परचेस कंसिडरेशन, इन्वेस्टमेंट्स, थाउजेंड्स में है 170। अब इसका एडजस्टमेंट करेंगे, इसको यहां से रिड्यूस करेंगे और फिर और कहीं से रिड्यूस करेंगे, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स से। देन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में एक ही एडजस्टमेंट है तो हम यहीं पे उसका एडजस्टमेंट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। वो कितना है, इन्वेंट्री 90,000, 65,000, उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स माइनस करने के लिए जगह छोड़ेंगे, लेकिन यहां पे लिख देंगे इक्वल टू 90,000 प्लस 65,000। अरे सॉरी, अभी लिख दिए मैंने यहां पे 155। ट्रेड रिसीवेबल्स कोई एडजस्टमेंट नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कोई एडजस्टमेंट नहीं, $150 plus 55। देन अब देखिए नॉन करंट एसेट्स हो गई, हमने पीपी का वर्किंग नोट में ये अमाउंट लिख दिया दोनों। इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स हो गया, इन्वेंट्रीज हो गई, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गए। करेक्ट? आर यू विथ मी एवरीवन? अब जाते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मेरा यहां पे जो पेरेंट का है उतना ही आएगा, 2 लाख, 1,60,000 और एक ये 70,000। तो शेयर कैपिटल में मैं पहले यहां पे लिख देता हूं, शेयर कैपिटल दिस इज ओनली ऑफ अल्फा। कितना अमाउंट है ये? 2 लाख। 2 लाख। रिटेन्ड अर्निंग्स एंड अदर कंपोनेंट्स यहां नहीं लिखेंगे, 1,60, 70 और 70,000। ये मैं वर्किंग नोट से इससे रिलेटेड मेरी, तो रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग नोट कितनी है? यहां पे मेरे पास 3 नंबर की वर्किंग नोट है, मैं यहां पे लिख देता हूं 3, और अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी है 4। तो 3 नंबर के वर्किंग नोट में मैं जाता हूं, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ अल्फा अमाउंट कितनी है? 160।
एंड अदर कंपोनेंट्स 4 नंबर में है 70,000। ये तीनों अमाउंट्स हो गई। 2 लाख शेयर कैपिटल ऊपर लिख दिया, रिटेन अर्निंग्स वर्किंग नोट में लिख दिया, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी वर्किंग नोट में लिख दिया। अभी ये बाकी है शेयर कैपिटल ऑफ, ये कहां जाएगा? ये तीनों चीजें जाती है वर्किंग नोट नंबर 1 में। यहां पे हम लिखेंगे नेट एसेट्स कैलकुलेशन के लिए शेयर कैपिटल बीटा का 1 अप्रैल को कितना है मुझे पता नहीं है, 31 मार्च का है। मैं बैलेंस शीट देख रहा हूं 31 मार्च का 1 लाख। रिटेन्ड अर्निंग्स 80,000 एंड ये 20,000। एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। सर दो बार आप रिटेन अर्निंग का। थैंक यू। ये तीनों हो गए, मतलब शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी हर अपने अपने जगह पे चला गया। पेरेंट का भी चला गया, अल्फा का भी चला गया, बीटा का भी चला गया। अब आगे जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एडजस्टमेंट है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अल्फा प्लस बीटा। अमाउंट कितनी है? 2,20,000। डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे अभी के लिए, यहीं पे एडजस्टमेंट करेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है सेपरेट वर्किंग नोट की। ज्यादा एडजस्टमेंट होती तो करते। एक ही एडजस्टमेंट आएगा, दूसरा एडजस्टमेंट ही नहीं है कुछ। डेफर्ड टैक्स 20,000 प्लस 10,000, प्लस और माइनस जो आएगा वो आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल यहां पे 20,000 30,000 आ गया। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम यहां लिख देंगे ट्रेड एंड अदर पेएबल्स 85,000। देन करंट टैक्स पेएबल 40-30। हमारा बैलेंस शीट पूरा का पूरा पोस्ट हो गया, एक भी अमाउंट बची नहीं। या तो हमने वर्किंग नोट में डाला है वो अमाउंट, या तो हमने यहां पे फॉर्मेट में डाला है। करेक्ट। तो हमारा जो हमने बात की थी जिस सेकेंड स्टेप की, प्रिपेयर द फॉर्मेट एंड पोस्ट ईच सिंगल अमाउंट, ये 3 चीजें हमारी हो गई। ये 3 चीजें हमारी हो गई। अब बची है ये रीड द एडजस्टमेंट एंड गिव द इफेक्ट्स, क्लोज द वर्किंग नोट्स एंड टोटल। ये करना है, रीड करते हैं एक एक। On 1st April 2023, Alpha acquired 80 million shares of Beta and gained control of Beta. Alpha made a cash payment of 160 million, 10 मिलियन का ये ट्रांजैक्शन प्राइस है। तो मुझे पहली बात करनी है यहां पे, ये कंसिडरेशन में जो अमाउंट मैंने यहां पे लिखा है लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहां से रिड्यूस करके मुझे रिटेन्ड अर्निंग्स में, मतलब P&L में उसको लेके जाना चाहिए, तो मैं यहां पे लेके चलता हूं लेस बीटा माइनस 10,000। वो माइनस ही करना पड़ेगा मुझे। तो ये हो गया 10 मिलियन से रिलेटेड। एडिशनल डेफर्ड पेमेंट से रिलेटेड यहां पे एडजस्टमेंट आएगी कंसिडरेशन में, ऐड डेफर्ड कंसिडरेशन कितने का है? 66.55 मल्टीप्लाइड बाय 1000। वो मिलियन में है, मैं यहां पे थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर रहा हूं इसको। मल्टीप्लाइड बाय
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.75 132 132 50,000 50,000। ये डेफर्ड कंसिडरेशन यहां पे आया, मैं डेफर्ड कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा मुझे इस साल का, तो इसलिए मैं इसका वर्किंग नोट में एक इफेक्ट देता हूं। तो वर्किंग नोट में यहां पे एडिशनल दे दीजिए 8 नंबर का वर्किंग नोट। थोड़ा लोन्स टू बोरोइंग्स इसमें थोड़ा सा जगह रखिए क्योंकि अपने को यहां पे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो 8 नंबर यहां पे डेफर्ड कंसिडरेशन। ये कौन से वर्किंग नोट से आया है? मेरे वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है। अमाउंट है 50,000, तो लिंकिंग कर दीजिए इसका डायरेक्टली, यहां से आया है 50,000, हमेशा ऐसे लिंक कर दीजिए। सुटेबल रेट ऑफ डिस्काउंट ये सब हो गया, 50,000 ये आ गया। अब इसको अनवाइंड करना पड़ेगा हमें, इसको अनवाइंड करना पड़ेगा और इसको अल्टीमेटली बैलेंस शीट में लेके भी जाना पड़ेगा। अभी खत्म करते क्योंकि इसके बाद इसका कोई कहीं पे भी नहीं है, तो इसको अभी खत्म करना पड़ेगा। एड इंटरेस्ट एट द रेट 10% फॉर, कब लिया है ये? फॉर 31 मार्च 20x4 के लिए एक करना है, एंड ये 20x5 के लिए करना है। यहां पे आएगा दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय 10%। 2 साल का है ना, 2 साल का करना पड़ेगा। am I right? Everybody is with me on this? Yes. कोई सवाल किसी को? So we will consider interest is payable annually. हाँ, एनुअली, ये एनुअली है ना, एनुअली करना पड़ेगा। अनवाइंड कैसे करोगे आप? लाइबिलिटी है ना ये, Yes. तो लाइबिलिटी को अनवाइंड एनुअली करोगे। तो इसका टोटल आया 60,500, लेकिन ये इंटरेस्ट का सेकेंड इंपैक्ट और देना बाकी है। ये सेकेंड इंपैक्ट देंगे इंटरेस्ट का हम रिटेन्ड अर्निंग्स में, लेस इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड पेमेंट। ये हमारे वर्किंग नोट नंबर 8 से आया, इसको यहां पे हम लिंक कर देंगे। 10,500। लाइबिलिटी अब वर्किंग नोट्स जो है बाद में पोस्ट करेंगे ऊपर, अदरवाइज हम यहां पे लिख भी सकते हैं इमीडिएटली। लाइबिलिटी में डेफर्ड कंसिडरेशन वर्किंग नोट नंबर 8 60,500। ठीक है, तो यहां तक जितना पढ़ा है वहां तक हमारा पूरा हो गया। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है विद रिस्पेक्ट टू द नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में रिटेन्ड अर्निंग्स कितने थे वो बात की गई है, तो इमीडिएटली नेट वर्किंग नोट नंबर 1 में आइए। शेयर कैपिटल उतना ही रहेगा, अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी तो शेयर कैपिटल उतना ही रखेंगे एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, विच वॉज एज ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, वही हम डेट ऑफ एक्विजिशन पे रखेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो वी विल अज्यूम इट एज सेम। रिटेन्ड अर्निंग्स कितने के थे? 60 मिलियन, 20 मिलियन बड़े हैं। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी 20,000, ये ऐसी की वैसी रही है, इसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। इसके अलावा यहां पे लिखा है फेयर वैल्यूज ऑफ बीटाज आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर सेम एज ऑन देयर कैरिंग वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर दिस। तो यहां पे एड
फेयर वैल्यू चेंज इन पीपी, यहां पे लिखेंगे 1 अप्रैल को ये 30 मिलियन था, ये डिफरेंस हमने देखा 160 मिलियन एंड 190 मिलियन के बीच का ये डिफरेंस। एम आई राइट? एवरीबडी एग्रीज? वही हमें 31 मार्च का इमीडिएटली कैलकुलेट करना है, वही हमें 31 मार्च का इमीडिएटली कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वल टू दिस माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना आएगा? दिस माइनस डेप्रीसिएशन इज एडिशनल फेयर वैल्यू। अदरवाइज जो एसेट है वो एसेट के ऊपर नॉर्मल डेप्रीसिएशन मेरे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ ही गया है। Yes. बीटा की जो कैरिंग वैल्यूज यहां पे दिख रही है, जो भी 185 है, इसका डेप्रीसिएशन P&L में गया रहेगा, उसका इंपैक्ट उसके रिटेन अर्निंग्स में आया ही होगा। प्रकाश, प्रवीण, बिल्वा, विवेक, इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? यस। तो ये मुझे जो डिफरेंशियल आएगा। क्या हुआ? हाँ, ये डिफरेंशियल का बस है, करेक्ट, ये सिर्फ डिफरेंशियल का है। तो ये डिफरेंशियल का मुझे क्या करना है? ये हुआ था 1 अप्रैल 20x3, मुझे 2 साल का यहां पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुझे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो यहां पे कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा? 2 साल का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? 30,000 सिर्फ एडिशनल वाला 30,000, उसका लाइफ कितना लिखा है? 5 साल लिखा है, यहां पे लिखा है 5 साल, तो डिवाइडेड बाय 5 साल, करेक्ट। इसको मैं क्या करता हूं? मल्टीप्लाइड बाय 2 इयर्स, मल्टीप्लाइड बाय 2 इयर्स। ये डेप्रिसिएशन, अब ये तो करेक्ट ही है, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए? 5 साल मतलब 6,000 आना चाहिए, 2 साल गए मतलब 12,000 गया, 18,000 कैरिंग वैल्यू आया। सिंपल है, ये तो बस फॉर्मूले में लिखा। अदरवाइज ये इसका लाइफ 5 साल है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आया? 6,000। 2 साल का डेप्रिसिएशन गया तो ये कितना आया? 18,000। इसका इंपैक्ट मुझे कहां देना पड़ेगा? पीपी में सर। जो पीपी की वर्किंग नोट हमने की है, उस पीपी की वर्किंग नोट में हमें इसका इंपैक्ट देना पड़ेगा। लेस डिप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नहीं, वो डेप्रिसिएशन, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें ऐड करना पड़ेगा फेयर वैल्यू चेंज, क्योंकि अभी जो मैंने इंक्लूड किया है अल्फा प्लस बीटा का, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 185 है, इसमें फेयर वैल्यू नहीं है, तो वो फेयर वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन मुझे कंसिडर करना है। बात समझ में आ रही है सबको? सो ऐड फेयर वैल्यू चेंज नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट नंबर 1 में, ये हम लिंक कर देंगे। अब सॉरी, सर मान लो एग्जाम में हम लोग 2 लाइन इसका बना दे, फेयर वैल्यू चेंज डाल दिए 30,000, लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन करके डालेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। कहां पे करोगे? लेकिन ये दिस इज द इजीएस्ट वे। आप कहां पे करोगे इसको? यहां पे पीपी के जैसे आप नेट एसेट में एक ही लाइन में आप जो रिपोर्टिंग डेट पे जो आप 18,000 डाले हो, वहां डेप्रिसिएशन लेस करके वहां पे भी 30,000 रखेंगे और लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन करके एक लाइन बनाकर नीचे 18 वैसे करो, यहां पे वैसे करो। मैं तो सिर्फ एज ऑन डेट लिख रहा था। यहाँ पे फेयर वैल्यू चेंज इन पीपी पहले 30,000 था, अब 18,000 बचा है। आप 30,000 डालो और एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन अबाउ करके यहाँ पे माइनस 18,000 डालो, वो भी चलेगा। वो भी 12,000, ठीक है। कैसे प्रेजेंट करते हो आपके ऊपर, आंसर यही आना चाहिए। देन अब इसमें क्या होगा? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑन अबाउ, इसका परसेंटेज कितना है टैक्स का? 20%। रेलेवेंट इनकम टैक्स रेट इज 20%। माइनस 6,000, सॉरी माइनस 3,600। ये 3,600 आपकी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ये एडिशनल लाइबिलिटी है एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट।
पहले वाली आपने ऐड की रहेगी 6000, उसका रिवर्सल होता आएगा एज डेप्रिसिएशन, जैसे प्रोवाइड किया उतना रिवर्स हो गया रहेगा, और बची है 3600। ये 3600 वाली ये जो लाइबिलिटी है, ये आप कहां इंक्लूड करोगे? यू विल इंक्लूड दिस एज अ पार्ट ऑफ आपका जो डेफर्ड टैक्स है यहां पे। इसके अलावा डेफर्ड टैक्स में कोई एडजस्टमेंट है नहीं। किधर गया डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी? NCL मैं यहां पे लाइबिलिटी लिखता हूं, लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। -3600। माइनस नहीं, ये लाइबिलिटी है तो इसको प्लस करना तो पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये गलती हो सकता है, नेचुरली ये गलती हो सकता है। +3600। वर्किंग नोट नंबर 1, यहां पे मैं रेफरेंस देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1 का। आगे जाते हैं। Directors of Alpha measured the non-controlling interest of Beta on 1st April 20x3 at its proportionate share of net assets। अब NCI proportionate share पे है, ये एक्चुअली आपका कैलकुलेशन हो गया। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं है। 2,04,000। दिस इज द amount net asset as on the date of 1st April 20x3, that is date of acquisition, and ये है 31st March 20x5, 2,14,400। ये दोनों के बीच का डिफरेंस इज नथिंग बट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 10,400। शेयर ऑफ ओनर्स of parent, share of NCI, इसका 80%, इसका 20%। सब लोग साथ है मेरे? ये इमीडिएटली अमाउंट में लेके जाता हूं रिटेन्ड अर्निंग्स में। इसका शेयर मुझे चाहिए, मतलब मुझे मिलना चाहिए, तो इसका शेयर मैं लेके गया यहां पे। ऐड शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में मैंने मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स में इसको रिकॉर्ड किया। ये कहां से आया? वर्किंग नोट नंबर 1 से। इसको लिंक करते हैं 8,320। एज फार एज पॉसिबल लिंक कर दीजिए, तो रेफरेंस एग्जामिनर को भी लगता है कि आपने कैलकुलेशन कैसे किया है, कहां से उसका अमाउंट रेफर किया है। 2080 जो है वो एनसीआई की नोट में जाएगा। ये जो 2080 है ये एनसीआई के नोट में, एनसीआई का शेयर है। शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 2080, यहां से लिंक कर दिया। ये जो नेट एसेट्स है ये मुझे लगेगी कहां पे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अभी ये मेरा परचेस कंसिडरेशन हो गया टोटल। दिस विल बी माय परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेटेड 2,10,000। करेक्ट? ये समझ में आया सबको? एवरीवन? प्रकाश, ऋतुजा, हाँ, चंद्रिका, आपको भी समझ में आ रहा है? हाँ, चल। तो ये 2,10,000 मेरा परचेस कंसिडरेशन एड एनसीआई लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स।
फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ये 1 से आएगी एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये डेट ऑफ एक्विजिशन की होती है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एक ही बार होता है, जब एक्वायर करते हैं उस दिन, मतलब 1 अप्रैल को ही होगा, 1 अप्रैल 20 X3 को। ये X5 का गुडविल नहीं है, गुडविल एक बार कैलकुलेट होता है, फिर बाद में सिर्फ क्या होता है उसका इंपेयरमेंट के लिए टेस्टिंग होता है, एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग एंड इंडिकेशन बेस्ड इंपेयरमेंट टेस्टिंग। तो यहां पे मुझे वो फेयर वैल्यूज चाहिए जो मैंने डेट ऑफ एक्विजिशन की कैलकुलेट की थी, इसके लिए ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये मैंने 2,04,000 यहां पे लिख दिया। इसी का प्रोपोर्शनेट शेयर उन्होंने लिखा है, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। तो एनसीआई इसका प्रोपोर्शनेट शेयर रहेगा 20%, नेट एसेट्स का प्रोपोर्शनेट शेयर। तो दिस प्लस दिस, ये 2,50,000 माइनस 2,04,000, ये मेरा गुडविल है 46,800 इज माई गुडविल। गुडविल में कोई इंपेयरमेंट लिखा नहीं है, यहां पे लिखा है देयर हैज बीन नो गुडविल इंपेयरमेंट सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर इंपेयरमेंट रहता तो यहां पे एक एडिशनल आपका एडजस्टमेंट आता है गुडविल इंपेयरमेंट का, जो यहां पे नहीं आएगा। गुडविल आ गया तो गुडविल भी आप लिख सकते हो 46,800 यहां पे। ये वर्किंग नोट नंबर कितना है, सेकंड है। $46,800 करेक्ट। पहला वर्किंग नोट हो गया, उसके मतलब एग्जिबिट हो गया, एग्जिबिट 2, एग्जिबिट 3। ये बहुत सिंपल है। आपका यहां पे इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग वाला एडजस्टमेंट है, इन्वेंट्री से कितना आप रिड्यूस करोगे ये आपको कैलकुलेट करना है। सो यहां पे लिखा है on 1st April 20X3, Alpha has been supplying Beta with the product. Alpha applies a markup of 20%. So let's say this is 100% cost. So this is cost. This is 20% markup. This is selling price. Correct? Yes. तो जब मैं 120 को जब डिवाइड करता हूं विथ 20%, सॉरी 120%, तो मुझे कॉस्ट मिल जाती है। am I right? Yes. तो यहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 24 को, 24 इज द सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 120% अगर मैंने कर दिया तो ये मुझे क्या मिला, कॉस्ट मिला। आर यू विथ मी एवरीवन? 1/5 इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। 4 million. सो ये 4 million इज द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहां पे। सो कहां से रिड्यूस करना है मुझे, इन्वेंट्री हमने सेपरेट बनाया नहीं है यहां पे। सो इन्वेंट्री -4,000, और ये इसका एक इंपैक्ट कहां जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ अल्फा। समझ में आ रहा है यहां पे? अदरवाइज अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन होता तो ये 4,000 मुझे बाइफरगेट करने पड़ते, 80% एंड 20%। 80% आई वुड हैव रिड्यूस्ड इट फ्रॉम दी रिटेन्ड अर्निंग्स एंड 20% आई वुड हैव रिड्यूस्ड इट फ्रॉम एनसीआई। Yes. तो अब यहां पे पूरा शेयर जाएगा लेस unrealized profit on inventory। नहीं, आप ऐसा फॉर्मूला मत लिखिए, फॉर्मूला लिखिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 4,000
ठीक है, एवरीबडी इज विथ मी। हम यहां पे लिखेंगे 1/5 ऑफ कॉस्ट इज इक्विवेलेंट टू 1/6 ऑफ सेल प्राइस। ये लिखेंगे एज अ नोट। बिकॉज दिस इज 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। मैं यहां पे लिखता हूं, इनफैक्ट ऐसे चल सकता है, 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। दो जगह एंट्री हो गई, ये हो गया। अब पावर प्लांट से रिलेटेड अब कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स हो गई, सब जगह पे हमने दो इफेक्ट्स दे दिए। अब पावर प्लांट का एडजस्टमेंट हम करेंगे। यहां पे हमने पावर प्लांट जो किया है, वो पावर प्लांट में गड़बड़ ये हुआ है कि ये हमारी जो 565 है प्लस 18, इसमें से पहले हम रिड्यूस करेंगे लेस इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन पावर प्लांट। पहले तो ये हम रिड्यूस कर देंगे, फिर दिमाग बाद में चलाएंगे। कितना है? 62,010। पहले इसको रिड्यूस कर देते हैं। अब करेक्ट कैपिटलाइजेशन इसमें ऐड करेंगे। ऐड अब ये हम करेंगे, इसके नीचे एक नोट बनाएंगे 6A। कैरिंग वैल्यू ऑफ पावर प्लांट। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 60 मिलियन है, 60,000। एड बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट कितनी ऐड करनी है? यहां पे कितना लोन लिया है? 60 मिलियन का लोन लिया है। मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। 8%. इसको कितने महीने के लिए हम कैपिटलाइज करेंगे? यहां पे तो पूरे 9 महीने के लिए किया है कैपिटलाइज। हम लोग नहीं कर 4 महीने सकते। के लिए थे। काम जब से शुरू हुआ है तब से, एंड व्हेन एसेट वाज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। एम आई राइट? Yes. तो काम शुरू किया था हमने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने। मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 12. 12। 16 यहां कैलकुलेशन ही करेंगे। एक सेकेंड, ये क्या कर दिया मैंने? एड बोरोइंग कॉस्ट। मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 4/12। 1,600. Hmm. 1,600। और इसमें अभी लेस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितने का आएगा? फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 4 मंथ्स। 4 months. इसका लाइफ कितना है? अब टोटल अमाउंट इज 61,600। हम यहां पे कैलकुलेट ही करेंगे।
61,600 divided by how many years? 10 years 10 years, 4 months, multiplied by 4 by 12. 205. Hmm. 2053.83. 2053, ये माइनस करना ना भूलिए। तो माइनस आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, माइनस ब्रैकेट लगा के करना पड़ेगा आपको। इसका टोटल विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट 59,547। आप इसे कैलकुलेट, इसे यहां पे रखेंगे। $580,537 इज द टोटल अमाउंट ऑफ पीपी। और कुछ इसमें रहा नहीं है। जो भी रॉन्ग ट्रीटमेंट हुई थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वी हैव कंप्लीटेड दैट एक्सेप्ट वन। अभी एक चीज और बाकी है। इंटरेस्ट टोटल कितना है यहां पे? इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट है 3,600। मैंने कैपिटलाइज कितना किया? 1600 का। 2000 का क्या करना है? Reduce from retained earnings. Yes, करना है सर, Reduced from retained earnings. Absolutely right. Interest on or borrowing cost. Expense to P&L. ये हमारा वर्किंग नोट 6A के पास हम रेफर दे सकते हैं। 6A में हम रेफरेंस देंगे। हमने जो नहीं दिया है हम वो यहां पे देंगे। 6A में यहां पे लिखेंगे बोरोइंग कॉस्ट एक्सपेंस्ड टू P&L। यहां पे लिखेंगे 3,600 माइनस 1,600। तो यहां पे 2000 आ गई। यहां पे बस माइनस लिखेंगे क्योंकि कॉस्ट है, माइनस 2000। और एक चीज हमारे यहां पे रह गई है, डेप्रीसिएशन। पहले कितना था? 1590 और अभी का डेप्रीसिएशन कितना है? 6A 2053। तो हम क्या करेंगे? पुराना वाला रिवर्स करेंगे, नया वाला प्रोवाइड करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स में। ये दो इफेक्ट्स हर एक चीज के ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां पे तो हमने एडजस्ट कर दिया। पीपी का तो बैलेंस सही निकला है। अभी हमने क्या किया? हमने यहां पे ये पूरा कैपिटलाइजेशन था, ये उसको निकाल दिया 62,000, इनकरेक्ट करेक्ट वाला लगा दिया। बट इसमें दो चीजें आई, एक बोरोइंग कॉस्ट का इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन था, वो भी करेक्ट कैपिटलाइजेशन किया। तो इसका मतलब इनकरेक्ट जो बाकी बचा है उसका P&L में एक इंपैक्ट जाएगा। डेप्रीसिएशन जो है, जो यहां पे इनकरेक्ट आया था, उसको भी रिवर्स करके करेक्ट डालना पड़ेगा। सो पहले यहां पे एड बैक करेंगे। Incorrect depreciation on power plant, it is 1590। ये कहीं लिखा नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन में लिखा है, साइड में अपने दिख रहा है सामने। ये ऐड बैक करना है, इसको रिड्यूस मत कीजिए। लेस करेक्ट डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, पावर प्लांट, ये 6A से आएगा। ये आप नीचे से उसको माइनस करके लिख दीजिए 6A करेक्ट डेप्रीसिएशन। बोरोइंग कॉस्ट का भी आप वैसे ही कर सकते हैं। बोरोइंग कॉस्ट पूरा जो आपने किया है यहां पे रिवर्स कर सकते हो एंड नया वाला बोरोइंग। बट ये दिस इज द मोस्ट आइडियल वे, कंफ्यूजन नहीं होगा यहां पे।
सर आप एक माइनस निकाल दीजिए तो माइनस प्लस निकाल हो दे, गया। करेक्ट करेक्ट, माइनस निकाल देता हूं, वहां पे ऑलरेडी माइनस है। ये ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जैसे आपने अभी रखा है, आपके क्वेश्चन करते वक्त ये ध्यान में रखना जरूरी है। पावर प्लांट का यहाँ पे की बात खत्म हो गई। यहाँ पे अब बात करते हैं लास्ट कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अभी क्या हुआ है, पहले हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ये है, कन्वर्टिबल लोन अभी जो इसमें इंक्लूडेड है, इन्होंने लिखा है अभी के लिए द प्रिंसिपल सम ऑफ 80 मिलियन। कहां लिखा है, पढ़ा तो है हमने, दैट इट हैज बीन इंक्लूडेड, हाँ, एंड इंक्लूडेड 80 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस इन दिस बोरोइंग्स। तो यहां से पहले वो निकालना पड़ेगा, लेस बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का ये रिड्यूस करने का मैं लिखता हूं कि इनकरेक्ट बोरोइंग्स, इनकरेक्ट अमाउंट ऑफ बोरोइंग। इसमें अभी हमें करेक्ट ऐड करना है, ऐड कन्वर्टिबल लोन। यहां पे भी कन्वर्टिबल लोन। अब कन्वर्टिबल लोन जो है, इसका अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हमें इंक्लूड करना है यहां पे, इसका हम सेपरेट वर्किंग नोट करेंगे 7A। ये बिल्कुल सिंपल है, ये एडजस्टमेंट आता है तो आपको, यानी ये कॉमन एडजस्टमेंट है, ये आता है तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए। पहले लिखिए फेयर वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल लोन। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, फेयर वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल लोन? अच्छा, नीचे और एक है, इसमें लिखोगे आप फेयर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल सम और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल सम एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट स्ट्रीम्स। प्रिंसिपल सम कितना है आपका, प्रिंसिपल सम कितना है आपका 80,000, am I right? 80 मिलियन का है तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कौन सा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम यूज करेंगे बताइए? 4.1 मार्केट इंटरेस्ट वाला है 4 पॉइंट किधर है, 5 और ये 7 2% है, 7% वाला। बट वो क्यूमुलेटिव फैक्टर क्यों यूज करोगे प्रिंसिपल सम के लिए? नहीं सर, 7% वाला मार्केट 7% वाला कौन सा, लेकिन दो फैक्टर्स दिए हैं, एक क्यूमुलेटिव भी दिया है और एक नॉर्मल भी दिया है। 7 1.3। हाँ, 7 पॉइंट कितना, अरे गलत जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? 71.3 सेंट्स। 7 1.3 मतलब 0.713, क्यों, नीचे वाला क्यों नहीं 4.10? ठीक है। वो क्यूमुलेटिव वाला है ना, वो अगर कंसिस्टेंटली हर साल आता है तो बात ठीक है, वो उतना नहीं आएगा, देना नहीं पड़ेगा, वो इंटरेस्ट देना जब पड़ता है तब की बात चल रही है। ये तो मुझे एट वन सिंगल बुलेट पेमेंट देना पड़ेगा, इसीलिए जो बुलेट पेमेंट मुझे कितने साल का है, ये 5 साल का है, 5 साल का है, 5 6 7 8 और 9 को रीपे करना है, तो 5 साल में देने के लिए उसका 5 साल का एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए, वो यहां पे 0.713 57.40। यहां पे
इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको बताइए, कितना मिलेगा इंटरेस्ट? देना पड़ेगा, नॉट मिलेगा, आई एम सॉरी, लाइबिलिटी है, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, लाइबिलिटी। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कैश कितना जाएगा, लिखा है ना वहां पे 4 मिलियन, फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 4 मिलियन, am I right? तो 4 मिलियन का ये रेगुलर देना पड़ेगा 5 साल के लिए, करेक्ट? तो 4000 यहां पे ये कर सकते हैं हम, 4000 मल्टीप्लाइड बाय, या आप 4000 मत कीजिए, आप कीजिए 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% जो आपका एक्चुअल आउटफ्लो है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विथ व्हाट? अब क्यूमुलेटिव फैक्टर, क्यूमुलेटिव फैक्टर कितने का? 5% वाला। ये 5% है ना, ये ऐसे ही दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप क्यों यूज करोगे वो? प्रेजेंट वैल्यू तो आप 7% से निकालोगे ना उसका, या प्रेजेंट वैल्यू 5% से निकालोगे? मार्केट हाँ, रेट ऑफ अभी मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, बट देखिए यहां पे जब हम प्रेजेंट वैल्यू करते हैं तो हम क्या करते हैं, ईयर 1 2 3 4 5, करेक्ट? प्रिंसिपल इंटरेस्ट आएगा यहां पे, 5वें साल में मेरे को प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पहले देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितने का देना पड़ेगा? 5% से, कोटेड रेट से 5% का यहां पे देना पड़ेगा। तो 4000 ये एवरी ईयर यही रहेगा, और लास्ट ईयर में यहां पे मुझे प्रिंसिपल सम भी देना पड़ेगा 80,000, am I right? अब इसको प्रेजेंट वैल्यू जब करूंगा तो 7% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करूंगा ना मैं, हाँ हाँ 5% क्यों यूज करूंगा? ये इस तरीके से दिया तो कंफ्यूज होना थोड़ी ना है हमें। या आप ऐसे कर सकते हो, यहां पे फैक्टर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो खुद का कैलकुलेट करो। कोटेड और मार्केट इंटरेस्ट दिया हुआ है सर, उसी में कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूज करना उनका काम है, ना होना हमारा काम है। 73,440 is what the fair value of the liability, fair value of convertible loan। बैलेंस अमाउंट क्या रहेगा? अभी तो मैं यहां पे कन्वर्टिबल लोन की क्या कर रहा हूं, फेयर वैल्यू निकाल, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट निकाल रहा हूं, जो हमें इंक्लूड करनी है ऊपर वाले इसमें, यहां पे इंक्लूड करनी है यहां पे। तो मैं पहले अभी इक्विटी निकाल नहीं रहा हूं मैं, इक्विटी अदरवाइज निकलना चाहिए इमीडिएटली। 80,000 इज द ट्रांजैक्शन प्राइस, 73,440 इज द फेयर वैल्यू, रिमेनिंग अमाउंट विल बी इक्विटी कंपोनेंट इन अ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, am I right? तो ये हमारा इमीडिएटली जाना चाहिए, हम कैलकुलेट करेंगे, रुकिए, लेकिन पहले एड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 2004 में ही किया है, अनवाइंड करना पड़ेगा, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट से? अमोर्टाइजेशन टेबल में आप इंटरेस्ट कितने परसेंट से एक्रू करते हो? 5%। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करना पड़ेगा, मुश्किल है ऐसे। एक्रूअल जब पीएनएल में जाता है तो हमेशा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से होता है, भूल रहे हो आप ये सब चीजें। कोटेड रेट 5% है, 5% से कहा हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो फिर क्या मतलब है? अनवाइंडिंग 5% से करो, देखो 73,440 आता है क्या 80,000 में? 7% से करना पड़ेगा ये। अब जो पे किया है लेस इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर मैं ऊपर एक्रूड लिखता हूं, इंटरेस्ट एक्रूड, एट EIR, एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये लिखना है आपको फॉर 1 ईयर। इंटरेस्ट पेड एट कोटेड रेट, ये हमने सब किया है और इतने क्वेश्चंस किए इसके। अब ये 4,000 का पेमेंट आप एक्चुअली आपने दिया है, ये जो इसकी अमाउंट है
This will be the amortized cost. यहां पे मैं और लिखता हूं इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. कितना लिखेंगे हम? 80,000 माइनस दिस 6,560. ये हम लिखेंगे. अब इसके एक एक हम इफेक्ट्स देंगे. पहले कन्वर्टिबल लोन की अमोर्टाइज्ड कॉस्ट जो है हम यहां लिखेंगे वो 74,581. 6,560 अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में है. यहां पे इक्विटी कंपोनेंट इन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये नोट नंबर 7 या 7A. में यहां पे लिख दिया. अब इंटरेस्ट कैपिटलाइज कितना, इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट कितना किया है मैंने, करेक्ट रिकॉर्डिंग हुआ है. यहां पे उन्होंने कहा है इंटरेस्ट 4 मिलियन का और लाइबिलिटी 80 मिलियन की, ये हुआ है. तो एडिशनल इंटरेस्ट मुझे यहां पे चार्ज करना पड़ेगा टू P&L 1141 का. बात समझ में आ रही है आपको? एडिशनल इंटरेस्ट. सो यहां पे लिख सकते हैं इंटरेस्ट रॉन्गली कैपिटलाइज 4,000 माइनस कर दो और नया इंटरेस्ट ऐड कर दो, वो भी कर सकते हो. तो यहां पे ये करेंगे हम, ऐड इंटरेस्ट wrongly expensed on convertible loan ये वर्किंग नोट नंबर 7A यहां से लिंक कर देंगे. कितने का? वो -4,000 रहेगा. इसको ऐड बैक करेंगे. लेस इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टिबल लोन एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 7A. यहां पे ये हमें रिड्यूस करना पड़ेगा 5414. सब कुछ हो गया. हमने कन्वर्टिबल लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट भी अकाउंट फॉर कर दिया, इक्विटी कंपोनेंट अकाउंट फॉर कर दिया, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट जो है वो भी अकाउंट फॉर कर दिया. मेरे बोरिंग्स आ गए यहां पे 2,14,581. एक अभी वर्किंग नोट का हम क्या करेंगे, टोटल लेते हैं. वर्किंग नोट नंबर 1 क्लोज हो चुकी है, नंबर 2 क्लोज हो चुकी है. उसका अमाउंट भी हमने रिस्पेक्टिव जगह पे प्लेस कर दिया है. रिटेन्ड अर्निंग्स 140,216. अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में दूसरा कोई एडजस्टमेंट नहीं है. 76,560. समझ में आ रहा है सबको? मेरे साथ हो सब? एनसीआई रह गया. एनसीआई एट द बिगिनिंग. ये वर्किंग नोट नंबर 2 में है मेरे ख्याल से. गुडविल में लिखा है हमने ये एनसीआई 40,800. $42,880. ये कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट ये हमारा बचा है
ऊपर लेके जाना पड़ेगा इसको। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, दिस बोरोइंग कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ये आ गया। अच्छा ये हो गया है, बोरोइंग कॉस्ट एक्सपेंस ये हो गया। 59,000 हमने ऊपर रख दिया पीपी, ठीक है। 7 हो गया, 7A हो गया, डेफर्ड कंसिडरेशन हो गया। एक एक बैलेंस शीट में इस अमाउंट को प्लेस करेंगे। पीपी वर्किंग नोट नंबर 6 से पीपी लेके जाएंगे 580 537, 580 537। बाद में गुडविल हमने डाल दिया 46,800। करंट एसेट्स हो गई ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। टोटल एसेट्स मेरी आ सकती है सम ऑफ दीज 983,337। अभी हमने बहुत इत्मीनान से किया है तो जनरली ऐसे गलत नहीं जाएगा हमारा, बट फिर भी चेक करेंगे। रिटेन अर्निंग्स आ गई वर्किंग नोट नंबर 3 से। वर्किंग नोट नंबर 4 अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी 76,560। एनसीआई 42,880। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका वर्किंग नोट नंबर मेरे ख्याल से 8 है, नहीं 7 है, चेंज कर देंगे उसको। डेफर्ड कंसिडरेशन हो गया, ट्रेड पेबल्स ये भी हो गया। ये सम ऑफ दिस 983,337। ये टैली हो गया। टैली नहीं भी हुआ तो भी डरने की जरूरत नहीं है, चेक करना, क्विकली मिला तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिए टैली नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमने काफी इसको धीरे से सॉल्व किया है। एक चीज पढ़ के हमने इसको सॉल्व किया है। 2 घंटे एग्जैक्टली नहीं लगे, 2 घंटे से कम समय हमें लगा, बट फॉर्मेट प्रिपेयर करके सब आप पहली बार जब एग्जामिनेशन में करोगे तो इसका समय आपके पास 2 घंटे नहीं है। 25 मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 1.65, 1.6 ही कीजिए आप, इतना ही समय आपके पास है। तो 25 मार्क का सवाल है तो कितना आता है विवेक? म्यूट पे हो आप। 40 मिनट, जी सर 40 मिनट्स। तो अराउंड 40 मिनट में आपको ये सॉल्व करा है विद इन 1 आवर। तो 45 मिनट पकड़ लीजिए, कभी कभी 45 से 50 मिनट भी ले सकते हो आप, लेकिन बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट गो। तो आउटर लिमिट इज 48 minutes to 50 minutes, not beyond that. You take a cut off of 45 minutes और लगा कि नहीं थोड़ा ही कुछ बचा है तो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा आप कट ऑफ लीजिए, बट अदरवाइज 45 मिनट शुड बी कट ऑफ, 45 to 50 मिनट्स के बीच में, एंड देन यू शुड मूव अहेड। ठीक है, तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन विच इज ये वाला जून 23 वाला एक क्वेश्चन है। जून 23 ये क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद में। तो जून 23 P&L का क्वेश्चन है। तो P&L का क्वेश्चन है और लेकिन बहुत ही जबरदस्त सवाल। मैंने आज तक P&L में इतना अच्छा सवाल नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 40 मार्क का आता था तब बहुत अच्छे सवाल आते थे, लेकिन इसमें गैमा एक तीसरी सब्सिडरी है जिसको बेचा है, तो वो बाद में देखेंगे हम। तो सब उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स लगेगा, तो हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, सो एक 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा आप डाइजेस्ट कर लीजिए। 5 मिनट ब्रेक ज़्यादा लेते हैं, अराउंड 2 घंटे हमें बाद में लगेंगे। ऑलराइट, ठीक है सर
हाँ, मुझे वो नोट नंबर 7 अच्छा, डाउट, ओके। नहीं है, वो लिख के लेना था नोट नंबर अच्छा, यहाँ पे सब नंबर, नंबर 7 या दिस ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके।